आदर्श आईएएस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की शुरुआत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय से करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड के मैप पर देखते हैं और वर्ल्ड के मैप पर देख करके उसकी पोजीशन को जानने का प्रयास करते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरे विश्व के मानचित्र पर कहाँ और किस प्रकार से स्थित है। तो हम लोग शुरुआत जो है यहीं से करेंगे। सबसे पहले इस महाद्वीप की पोजीशन को देखेंगे। तो वर्ल्ड के मैप पर देखें तो वर्ल्ड के मैप पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो पोजीशन है वो यहाँ ये है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, आप यदि इसको मैप पर देखें तो आप पाएंगे कि यह महाद्वीप दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और यह किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमने बताया दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। कैसे स्थित है पहले ये देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में किस प्रकार से स्थित है। पिछले लेक्चर में ही हमने चर्चा किया था और आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी के एकदम मध्य से एक क्षैतिज रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। और ये जो भूमध्य रेखा है यह संपूर्ण पृथ्वी को क्षैतिज रूप में दो बड़े गोलार्धों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। शायद आपको याद आ रहा हो, जो भूमध्य रेखा थी जो पृथ्वी के मध्य से क्षैतिज रूप में होकर के गुजरती है, यह संपूर्ण पृथ्वी को दो बड़े गोलार्धों में विभाजित करती है ना। वो दो बड़े गोलार्ध कौन कौन से हैं? तो एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। तो इधर वाला पूरा पोर्शन जो है दक्षिणी गोलार्ध है और इधर वाला पूरा पोर्शन, इस रेखा से ऊपर वाला पूरा पोर्शन ये उत्तरी गोलार्ध है। तो यदि इस भूमध्य रेखा की दृष्टि से देखें तो हमारी पृथ्वी पर दो गोलार्ध हैं, इधर उत्तरी गोलार्ध इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो अब आप ही देखें कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? कहा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन इसका पूरा का पूरा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आता। इसका उत्तरी हिस्सा जो है थोड़ा सा यह उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा तो इस महाद्वीप का दक्षिणी गोलार्ध में ही है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह महाद्वीप जो है मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन पूरा का पूरा हिस्सा नहीं है। तो हमने देखा भूमध्य रेखा की दृष्टि से तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में आता है। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के मध्य से लंबवत रूप में भी एक रेखा गुजरती है जो संपूर्ण पृथ्वी को या विश्व के पूरे मानचित्र को लंबवत रूप में दो बड़े गोलार्धों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो ये वाली जो रेखा है जो संपूर्ण जो है पृथ्वी को लंबवत रूप में दो बड़े गोलार्धों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, इस रेखा को हम बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान देशांतर रेखा। तो ये है प्रधान देशांतर रेखा और इस प्रधान देशांतर रेखा का देशांतरी मान कितना है? कहा 0 डिग्री। यहाँ लिखा भी है 0 डिग्री, है ना। तो ये जो प्रधान देशांतर रेखा है यह संपूर्ण पृथ्वी को दो बड़े गोलार्धों में विभाजित करती है लंबवत रूप में। इधर का ये जो पूरा पोर्शन है, पूरा ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इधर का ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो अब आप बताएं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जिसको अब आप पढ़ने वाले हैं यह इस रेखा की दृष्टि से, इस रेखा मतलब प्रधान देशांतर रेखा की दृष्टि से किस गोलार्ध में है? तो कहा पश्चिमी गोलार्ध में है। तो इस रेखा की दृष्टि से दक्षिणी गोलार्ध में और इस वाली रेखा की दृष्टि से यानी प्रधान देशांतर रेखा की दृष्टि से पश्चिमी गोलार्ध में है। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो पोजीशन बनती है वह दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में बनती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व के मानचित्र पर या पृथ्वी पर दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये बात शायद अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किन किन महासागरों से घिरा हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये है, इस महाद्वीप के
पूर्वी हिस्से में ये जलीय भाग स्थित है, और ये जो जलीय भाग है यह इसको हम अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अटलांटिक महासागर, है ना, अटलांटिक ओशन है ये। और इधर पूर्वी हिस्से में पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर जो महासागरीय भाग है इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में प्रशांत महासागर है और पूर्वी हिस्से में अटलांटिक महासागर है। तो यह जो महाद्वीप है मुख्यतः अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से ही घिरा हुआ है। इधर दक्षिणी हिस्से में भी इधर अटलांटिक महासागर ही है। इसके नीचे वाले पोर्शन में एक दूसरा सागर आता है जिसको आप दक्षिणी ध्रुव सागर या अंटार्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं, है ना। इधर अटलांटिक महासागर का ही एक हिस्सा है इधर उत्तरी हिस्से में, उसको बोला जाता है कैरेबियन सागर। यहाँ पर कैरेबियन सागर है, और कैरेबियन सागर कोई महासागर नहीं है, इसके नाम के आगे सागर शब्द आया है ना। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में यहाँ पर जो जलीय भाग है इसको कैरेबियन सागर के नाम से जाना जाता है, और ये जो कैरेबियन सागर है यह अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। सागर क्या होता है? हमने बताया था, सागर महासागर का ही एक भाग है ना। लेकिन यह महासागर से अलग नहीं होता कि किसी बैरियर के द्वारा या किसी अवरोध के द्वारा यह महासागर से अलग हो, बल्कि उसी महासागर को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से या अलग अलग सागरों से संबोधित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो कैरेबियन सागर है यह अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो शायद यहाँ तक अभी हमने जो चर्चा किया ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देशों को देखते हैं कि इस महाद्वीप में कौन कौन से देश स्थित हैं। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों को हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मैप पर आते हैं और देखते हैं। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र, पॉलिटिकल मानचित्र है ये, है ना, पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक मैप। और इस पर आइए देखते हैं। इधर देखें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इधर एक देश स्थित है और इस देश का नाम है फ्रेंच गुयाना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित है फ्रेंच गुयाना, है ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी नहीं, उत्तरी हिस्से में यहाँ पर स्थित है ये जो देश है इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। ये एक छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। इधर एक देश है इसका नाम है सूरीनामा। ये कौन सा देश है? सूरीनामा। फिर इधर देखें एक देश यहाँ पर है इसका नाम है गुयाना, और इधर एक बड़ा सा देश है इसका क्या नाम है? इसका नाम है वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन देशों को आपको बार बार देखना है। इतनी बार देखें कि ये देश आपको याद हो जाएं कि इस महाद्वीप में किस लोकेशन पर, किस लोकेशन का मतलब उत्तर में स्थित है उस महाद्वीप के, कि उस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, कि उस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, कि पश्चिम में स्थित है, कि पूरब में स्थित है। बार बार इसको हम देखेंगे जिससे हमें यह याद हो जाए कि इस महाद्वीप में कौन सा देश कहाँ पर कैसे स्थित है। और इसको रटना नहीं है, इसको बार बार मैप पर देखना ही है ना। 3-4 दिन ऐसे देखेंगे 5-5 मिनट तो याद हो जाएगा, है ना। किसी भी देश का नाम यदि आपके सामने लिया जाएगा तो आप बता पाएंगे कि हाँ यह देश इस महाद्वीप में इस लोकेशन पर स्थित है। बंद आंखों से आपको दिखाई पड़ेगा, है ना, खुली आंखों से भी दिखाई पड़ेगा, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। जब उसको बार बार देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सारे देश दिखाई पड़ेंगे। तो इन देशों को जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं बार बार आपको देखना है। किसी भी महाद्वीप को पढ़ने के पहले हमें उस महाद्वीप में कौन कौन से देश स्थित हैं, किस लोकेशन पर हैं, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम यह नहीं जानेंगे तब तक हम उस महाद्वीप की धरातलीय विशेषताओं का सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, और अध्ययन करना भी बहुत कठिन होगा। इसलिए देशों को भली भांति हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने जिन देशों की चर्चा किया आइए फिर से एक बार देखें, आप भूल न जाएं। इधर है
फ्रेंच गुयाना, यहाँ पर फ्रेंच गुयाना, फिर यहाँ पर एक देश है सूरीनामा, फिर एक सेकंड, यहाँ पर ये जो देश है फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना ये, फिर ये देश है एक सूरीनामा, फिर ये एक देश है गयाना, और ये जो देश है ये अलग कलर से दिख रहा है, ये है वेनेजुएला। सभी देशों को अलग अलग कलर से दिखाया गया है। ये है कोलंबिया और ये है इक्वाडोर, ये है बड़ा सा देश पेरू। इधर देखेंगे एक देश आपको मिलेगा बोलीविया, है ना। इसी प्रकार से ये लंबाकार रूप में ये एक देश स्थित है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है चिली। यहाँ पर देखें एक देश है पराग्वे, है ना। और ये जो पीला पीला दिख रहा है ये बड़ा सा देश एक है, इसका क्या नाम है, अर्जेंटीना। यहाँ पर एक छोटा सा देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उरुग्वे। और यहाँ एक बहुत ही बड़ा देश है इस महाद्वीप में, इसका नाम क्या है, ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये इतने देश हैं। एक बार फिर से देखें इनको, इधर फ्रेंच गुयाना, फिर सूरीनामा, फिर गयाना या गुआना, फिर वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, इधर इक्वाडोर, फिर पेरू, फिर बोलीविया, फिर इधर पराग्वे, इधर उरुग्वे, इधर चिली, इधर अर्जेंटीना, और इधर बड़ा सा देश कौन है, ब्राजील है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों को अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। इसको आप लोग बार बार मैप पर देखें जिससे आपको ये याद हो जाए। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप से होकर के कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, है ना। तो ये महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लंबाई ज़्यादा होने के कारण इस महाद्वीप से ढेर सारी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी, है ना। लेकिन सभी अक्षांश रेखाओं को हमें नहीं पढ़ना है। हमने आपको बताया था किन अक्षांश रेखाओं को पढ़ना है, उन अक्षांश रेखाओं को जो पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती हैं, है ना। तो उन्हीं रेखाओं को हमें पढ़ना है। तो जलवायु कटिबंध का निर्धारण करने वाली रेखाएं कौन कौन सी थी, पिछले लेक्चर में चर्चा हुई थी। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो इन सभी रेखाओं में से कौन सी रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो एक रेखा हमने आपको बताया था भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी के एकदम मध्य से होकर के गुजरती है, और वह जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा थी वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भी होकर के गुजरती है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहाँ से होकर के गुजरती है, तो कहा इक्वाडोर से होकर के जाती है, कोलंबिया से होकर के जाती है और ब्राजील से होकर के जाती है। तो ये है भूमध्य रेखा। इसका अक्षांशी मान कितना है महोदय, 0 डिग्री, है ना, भूमध्य रेखा। और ये जो भूमध्य रेखा है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से, ये भी याद रखना है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग उत्तरी वाले हिस्से से होकर के गुजरती है। किन किन देशों से, तो देशों में यहाँ आ रहा है इक्वाडोर, कोलंबिया, है ना, पेरू से नहीं, ध्यान रखिएगा, पेरू से होकर नहीं जा रही है, इक्वाडोर से जाती है, कोलंबिया से होकर जाती है, और किससे होकर के जा रही है, ब्राजील से होकर के जा रही है। तो भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब इसके बाद एक रेखा हमने आपको बताया था मकर रेखा। मकर रेखा जिसका अक्षांशी मान कितना है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अर्थात मकर रेखा भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। और यह रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर के जाती है। किससे होकर के जाती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से। ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और इसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर के जाती है, लगभग मध्य से होकर के, है ना।
और किन किन देशों से? तो चिली से होकर के जाती है, अर्जेंटीना से होकर के जाती है, पराग्वे से होकर के जाती है और ब्राज़ील से होकर के जाती है। फिर से देखें किन किन देशों से जा रही है। ये जो लंबा लंबा है ये देश, ये है चिली, है ना, तो चिली से होकर जा रही है। ये पूरा पीला पीला जो है ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना से होकर जा रही है। ये जो एक देश है इसका क्या नाम है? पराग्वे नाम है, तो पराग्वे से होकर जाती है। और इधर ये जो है पूरा कौन है? ब्राज़ील, तो ब्राज़ील से भी होकर के यह रेखा जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि इस महाद्वीप से अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जो है दो महत्वपूर्ण रेखाएं भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। किन किन देशों से गुजरती हैं इसको भी रटना नहीं है, बार बार मैप पर देखना है। और ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यह रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी हिस्से से जा रही है कि बीच से जा रही है कि दक्षिणी हिस्से से जा रही है। तो आपको याद रहेगा कि यह रेखा इन इन देशों से होकर के गुजर सकती है। बार बार मैप पर देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यह रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने योग्य है और अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। यह पूछा जाता है कि वह कौन सा देश है जहां से होकर के भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। प्रश्न क्या पूछा जाता है? फिर से सुने, वह कौन सा देश है जहां से होकर के भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? तो यहाँ देखें आप, ब्राज़ील। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा भी होकर के जा रही है और मकर रेखा भी होकर के जाती है। तो ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं और ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए यहाँ पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अब आइए हम लोग जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्राकृतिक मैप की चर्चा करते हैं। तो प्राकृतिक मैप में हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के धरातलीय विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्राकृतिक मैप है और इस मैप पर हम लोग धरातलीय विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। लेकिन धरातलीय विशेषताओं का अध्ययन करने के पहले इस महाद्वीप को हम प्राकृतिक प्रदेशों में बांटेंगे और प्राकृतिक प्रदेशों में बांट करके एक एक प्रदेश का अध्ययन जब करेंगे तो इस महाद्वीप की धरातलीय विशेषताओं का अध्ययन हो जाएगा। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जो है चार जो है भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। आइए, चार भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से देखते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक प्रदेश, है ना। तो दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक प्रदेश को देखते हैं। प्राकृतिक प्रदेश, दक्षिण अमेरिका को चार प्राकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं या भू आकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। एक है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। अभी इसको हम लोग मैप पर देखेंगे, घबराइएगा नहीं, अभी इनके नाम देखें। दूसरा है पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश। पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि या इसी को बोला जाता है ब्राजीलियन उच्च भूमि, ब्राजीलियन उच्च भूमि। और चौथा जो भू आकृतिक प्रदेश है उसको हम मध्यवर्ती मैदान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मध्यवर्ती मैदान के नाम से। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को इस प्रकार से हम चार भू आकृतिक प्रदेशों में या प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये प्राकृतिक प्रदेश हैं कहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं किसकी?
सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान, पहले हम लोग इन चारों प्रदेशों को देख लेते हैं कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहाँ पर कैसे स्थित है, फिर एक एक प्रदेशों को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखें, अभी हमने बताया पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान है ना। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये नाम से ही स्पष्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान। इसका मतलब पश्चिम शब्द लगा है, इसका मतलब है कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित होगा। और तटीय मैदान है, तटीय मैदान मतलब महासागर के तट के सहारे जो मैदान स्थित होते हैं उसको हम बोलते हैं तटीय मैदान। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी एक जो है तटीय मैदान स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में, जिसको हम पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो इधर है, यहाँ पर। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये जो पश्चिमी हिस्सा है ना, वो मैदानी है। कैसा है वो? मैदानी है, यानी प्लेन एरिया है। और यह इधर है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के तट के सहारे एक तटीय मैदान जो है यहाँ पर स्थित है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ पर कैसे है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये देखें, ये जो एरिया है एक सकरी पट्टी के रूप में उत्तर दक्षिण दिशा में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में प्रशांत महासागर के तट के सहारे एक लंबाकार रूप में शकरा मैदानी भाग विस्तृत है, और इसी को हम पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। ये जो हमने हाईलाइट किया है यही पश्चिमी तटीय मैदान है। ये एक सकरी पट्टी के रूप में है, इसकी चौड़ाई जो है कहीं पर 60 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर ऐसे है ना। तो ये एक सकरी पट्टी के रूप में प्रशांत महासागर के तट के सहारे उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ मैदानी भाग है। इस मैदान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अभी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। जो दूसरा भूआकृतिक प्रदेश है उसका नाम है पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश। दूसरा क्या है? पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश। तो जो पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश है, जो पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश है, वह भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। और इसकी लोकेशन कहाँ पर कैसे है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर यहाँ पर एक पर्वतीय प्रदेश स्थित है, यहाँ पर एक पर्वतीय प्रदेश है, और इसको हम बोलते हैं एंडीज पर्वत। क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत है, ये आपको दिख रहा होगा इस मैप में भी, इसको मैं हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पर्वत है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर एक विशाल पर्वत उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। और ये जो पर्वत है ना, जो पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है, यही है पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश। तो ये पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश है, शायद आप देख पा रहे हो, ये है पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में एंडीज पर्वत जो है उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है, और इसी को पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का महत्वपूर्ण भूआकृतिक प्रदेश है। फिर जो तीसरा भूआकृतिक प्रदेश है उसको हम जो है पूर्वी उच्च भूमि या ब्राजीलियन उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। और ये जो पूर्वी उच्च भूमि या ब्राजीलियन उच्च भूमि है, यह जो है इस महाद्वीप में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो ब्राज़ील का एरिया है, ये वास्तव में ये वाला एरिया पठारीय है। कैसा है? पठारी है। ये ब्राज़ील का ये जो इतना पोर्शन है, ब्राज़ील का ये वाला जो पोर्शन है यह पठारीय है, और इसी पठारीय भाग को इसको हम ब्राज़ीलियन उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो ये है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, या इसी को बोला जाता है पूर्वी उच्च भूमि। तो ये रहा ब्राज़ीलियन उच्च भूमि या पूर्वी उच्च भूमि। ये जो उच्च भूमि है इसको हम पठार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पठार। उच्च भूमि का मतलब ये पठारीय भाग है ब्राज़ील का। तो यहाँ पर एक
पठारीय भाग स्थित है जिसको हम ब्राजीलियन उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, या पूर्वी उच्च भूमि बोलते हैं। पूर्वी उच्च भूमि क्यों? क्योंकि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के का जो पूर्वी हिस्सा है उस पूर्वी हिस्से में स्थित है, और इसका ज़्यादातर विस्तार कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, इसलिए इसको ब्राज़ीलियन उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग इसकी विशेषताओं को भी पढ़ेंगे। पूर्वी उच्च भूमि में ब्राजीलियन उच्च भूमि यानी ब्राजील में जो स्थित पठार है उसके साथ साथ इधर एक पठार है, इसका नाम है गयाना उच्च भूमि, ये भी आता है। तो ये है गयाना उच्च भूमि, या इसी को आप गुयाना भी बोल सकते हैं, गयाना, है ना। तो ये है गुयाना उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि या गुयाना का पठार, ठीक है। और इधर एक पठारीय भाग है, इसको बोला जाता है पेंटागोनिया का पठार। क्या बोलते हैं? पेंटागोनिया का पठार। तो ये जो तीनों पठार हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, या जो तीनों उच्च भूमियां हैं, ये तीनों पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत इनका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ये है पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार। इन तीनों पठारों को पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत रख करके अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो पोर्शन बचता है, जो पोर्शन इसके अलावा बचता है, ये वाला एरिया, ये जो बच रहा है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मध्यवर्ती मैदान। इधर ये वाला एरिया भी, ये प्लेन एरिया है या मध्यवर्ती मैदान है। तो इस प्रकार से आपने मैप पर ये देखा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किन किन हिस्सों में जो है धरातलीय संरचना किस प्रकार से है। धरातलीय संरचना का मतलब इस महाद्वीप का कितना हिस्सा कहाँ पर पर्वतीय है, कहाँ पर कितना हिस्सा पठारी है और कहाँ पर कितना हिस्सा मैदानी है। अब हम लोग इन्हीं प्रदेशों की एक एक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की, है ना। जो पहला भूआकृतिक प्रदेश है, हमने बताया था पहला भूआकृतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान। तो आइए पश्चिमी तटीय मैदान को देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कहाँ पर है? पश्चिमी हिस्से में है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तट के सहारे उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए मैदानी भाग को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, है ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में किस महासागर के सहारे? प्रशांत महासागर के तट के सहारे उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए सकरे मैदानी भाग को दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से कोई मजा आया तो नहीं, है ना। इस मैदान की विशेषता क्या है वो हमसे और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस मैदान की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि इस मैदान के मध्यवर्ती भाग में एक मरुस्थल पाया जाता है, और उस मरुस्थल का नाम है महोदय आटाकामा का मरुस्थल। तो आटाकामा के मरुस्थल वाले एरिया से, मरुस्थल वाले भाग से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए उसी को देखते हैं। लेकिन ये अभी जो मैं बना रहा हूँ यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी तटीय मैदान, है ना। ये पश्चिमी तटीय मैदान है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस पश्चिमी तटीय मैदान के मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती भाग में इधर एक देश हमने आपको बताया था पेरू, और इधर एक देश है कौन? चिली। तो पेरू और चिली के मध्य यहाँ पर एक मरुस्थल स्थित है, और इस मरुस्थल का नाम क्या है? आटाकामा का मरुस्थल। तो इस मैदानी भाग की विशेषता यह है कि इस मैदान के मध्यवर्ती भाग में पेरू और चिली के बीच में एक मरुस्थल स्थित है। इस मरुस्थल का नाम है आटाकामा का मरुस्थल, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल। और आटाकामा मरुस्थल की भी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? इस मरुस्थल की विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। सबसे शुष्कतम मरुस्थल का मतलब, सबसे शुष्कतम मरुस्थल का मतलब क्या है? सबसे शुष्कतम मरुस्थल का मतलब
यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उन सभी मरुस्थलों में सबसे कम वर्षा वाला मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा का मरुस्थल। और इसीलिए इस मरुस्थल को विश्व के सबसे शुष्कतम मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस मरुस्थलीय भाग में नाइट्रेट के विशाल भंडार मौजूद हैं। किसके विशाल भंडार मौजूद हैं महोदय? नाइट्रेट। नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक बनाने में या खाद के निर्माण में किया जाता है। और ये जो नाइट्रेट है वो कहाँ से मिलता है? कहाँ? आटाकामा के मरुस्थल से मिलता है। तो कई बार यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र नाइट्रेट भंडारण हेतु प्रसिद्ध है? तो नाइट्रेट के लिए कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? आटाकामा का मरुस्थल। अच्छा, हमने बताया कि ये जो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है वह है आटाकामा का मरुस्थल। एक और प्रश्न पूछा जाता है, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान भी आटाकामा के मरुस्थलीय क्षेत्र में चिली में स्थित है और नाम है उसका अरीका। क्या है? अरीका। तो अरीका जो है, अरीका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है जो आटाकामा के मरुस्थलीय क्षेत्र में चिली में स्थित है। तो यदि आपसे पूछे विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है ना, तो आप बोलेंगे आटाकामा का मरुस्थल। और यदि आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, तो क्या बोलेंगे? अरीका। कहाँ पर स्थित है? चिली में स्थित है। तो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरीका है जो चिली में स्थित है। बस इस पश्चिमी तटीय मैदान की केवल यही एक विशेषता है ना। पश्चिमी तटीय मैदान से आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कोई प्रश्न नहीं बनेगा सिवाय आटाकामा के मरुस्थल के। आपसे यही पूछेगा कि जो आटाकामा का मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो आटाकामा का मरुस्थल स्थित है पेरू और चिली देशों के बीच में, है ना। और यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और इस मरुस्थल में नाइट्रेट के विशाल भंडार मौजूद हैं। और इसी मरुस्थलीय क्षेत्र में चिली में एक विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान भी स्थित है। उस स्थान का नाम क्या है? अरीका। ठीक है, तो शायद पश्चिमी तटीय मैदान को आपने सही तरीके से जो है समझ लिया होगा। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे भूआकृतिक प्रदेश की। जो दूसरा भूआकृतिक प्रदेश है या प्राकृतिक प्रदेश है उसका नाम है पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश। क्या नाम है? पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश। ये जो पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश है यह भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में यह जो है उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है, पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, शायद आप देख पाएं। ये जो है यह है पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में एक लंबाकार रूप में पर्वत फैला हुआ है और उस पर्वत को ही बोला जाता है पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश, है ना। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस हिस्से में है? पश्चिमी हिस्से में स्थित है, उत्तर दक्षिण दिशा में। और इसकी लंबाई जो है बहुत ज़्यादा है, आप देख पा रहे होंगे। यह लगभग 7000 किलोमीटर लंबा है और यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत, सबसे ऊंचे की बात नहीं की जा रही है, सबसे लंबे पर्वत की बात की जा रही है। और विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? कहा एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, तो ये है एंडीज पर्वतमाला या पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश है। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से अभी पीएससी में एक प्रश्न पूछा भी गया था इसी पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश से। इसी पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश में एक छोटी स्थित है, नाम है उसका एंकाकागुआ या अंकाकागुआ, जो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो इसकी भी चर्चा करेंगे। ये पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश का इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? तो पहले तो इसके इंट्रोडक्शन के लिए समझें कि ये कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर है, उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए पर्वतीय प्रदेश को
पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये जो पर्वत है इसी को बोलते हैं क्या, एंडीज पर्वत। यही तो वो पर्वत है, एंडीज पर्वत, है ना। और इसकी लंबाई कितनी है, अभी हमने बताया 7000 किलोमीटर लंबा है ये, और विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, ये जो एंडीज पर्वत है यह किस प्रकार का पर्वत है, तो किस प्रकार का पर्वत है महोदय, तो यह एक बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, भूलना नहीं है, ये पर्वतों से प्रश्न पूछा जाता है कि पर्वत कई प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत होते हैं, भ्रंश पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, है ना। तो पर्वतों के ढेर सारे टाइप हैं, और जो बलित पर्वत हैं उससे प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। पर्वतों के नाम दे देता है, फिर बोलता है कि इसमें से कौन बलित है कौन सा बलित नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। ये जिस पर्वत की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं एंडीज पर्वत की, यह बलित पर्वत है। बलित पर्वत मीन्स इसी को बोला जाता है और सरल भाषा में मोड़दार पर्वत, है ना। क्या, मोड़दार पर्वत। जो मोड़दार पर्वत होते हैं या जो बलित पर्वत होते हैं या जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं, इनका निर्माण जो है चट्टानों में बलन की क्रिया के फलस्वरूप हुआ। बलन मतलब मोड़, यानी चट्टानों में मोड़ पड़ जाने से या बलन पड़ जाने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उस पर्वत को ही हम बलित पर्वत कहते हैं। तो इसका निर्माण चट्टानों में बलन की क्रिया के फलस्वरूप हुआ, इसलिए इसको बलित पर्वत कहते हैं। बलित पर्वत चट्टानों में मोड़ से पर्वत कैसे बन गया, अटपटा सा लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है, चट्टानों में मोड़ पड़े और पर्वत बन जाए, है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ पर, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में। अभी यहाँ पर समझ लीजिए केवल इतना कि यह एक बलित पर्वत है। कैसे है, केवल एक लाइन समझना है, चट्टानों में मोड़ पड़ जाने से इसका निर्माण हुआ। अभी भी न पच रहा हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि गुथा हुआ आप आटा ले लीजिए या आप एक प्लेन पेपर ले लीजिए और उस प्लेन पेपर पर दोनों तरफ से फोर्स लगाइए, और फोर्स आप लगाएंगे पेपर पे या गुथे हुए आटे पर, तो आप देखेंगे कि वह पेपर या गुथा हुआ आटा बीच से ऊपर की ओर उठ रहा है ना। तो ठीक इसी प्रकार से बलित पर्वतों का भी निर्माण हुआ, है ना। जब क्षैतिज संचलन हुआ और क्षैतिज संचलन के परिणाम स्वरूप जब जो है क्षैतिज संचलन के परिणाम स्वरूप जब जो है अभिसरण की क्रिया होती है और अभिसरण की क्रिया के फलस्वरूप जब चट्टानों में बलन जैसी स्थिति निर्मित होती है, तब उस बलन के फलस्वरूप जो है पर्वत का निर्माण होता है। उस पर्वत को हम बलित पर्वत कहते हैं। शायद यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि एंडीज पर्वत कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है। अभी याद रखें। लेकिन बलित पर्वत तो है, पर इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण हुआ तृतीय युग में। अब ये युग क्या है, ये त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग वाला युग नहीं है, ये अलग युग है। पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई तब से लेकर के अब तक के समय को हम 4 युगों में विभाजित करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई तब से लेकर के उसके अब तक के समय को, जैसे ये पृथ्वी है, इसकी उत्पत्ति हुई होगी, है ना, और इसकी उत्पत्ति से लेकर के आज तक, इसकी उत्पत्ति से लेकर के आज तक, यानी जैसे हम लोगों का जीवन काल होता है वैसे पृथ्वी का भी जीवन काल है ना। और इसकी उत्पत्ति जब हुई तब से लेकर के अब तक का जो समय है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। एक है प्रथम युग, एक है द्वितीय युग, एक है तृतीय युग और एक है चतुर्थ युग। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के उसके अब तक के समय को हम 4 युगों में विभाजित करते हैं, प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग और चतुर्थ युग। इसमें से किस युग में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, तो कहा तृतीय युग में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। अब एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो प्रथम युग है यह जो है कितने हजार या करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के कितने वर्ष पूर्व तक का समय है ना, यानी इसका जो पीरियड है वो कब से लेकर के कब तक है, ये आपको समझ में
नहीं आ रहा होगा तो इसको हम लोग एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे ना, कि प्रथम युग कब से कब तक का है, द्वितीय युग कब से कब तक का है, तृतीय युग कब से कब तक का है और चतुर्थ युग कब से कब तक का है। अभी केवल इतना जान लें कि जो तृतीय युग है उस तृतीय युग में ही पृथ्वी पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि ये युग क्या होता है। ठीक है, अभी केवल इतना आपको याद रखने की जरूरत है। तो यहां तक बातें क्लियर हैं। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो है चोटियों की चर्चा करते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी चोटी कहां पर कैसे स्थित हैं। ओके, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एंकाकागुआ। क्या नाम है? एंकाकागुआ। यहां पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, नाम है इसका एंकाकागुआ, या इसी को अंकाकागुआ भी बोलते हैं, है ना। और यह इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी यदि याद हो जाए तो अच्छी बात है। इसकी ऊंचाई है 6962 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग एटलस में भी देख लीजिएगा एक बार। एंकाकागुआ यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर स्थित है? चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है, यानी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है यह एंकाकागुआ। इसी में एक और ऊंची चोटी स्थित है, इसका नाम है माउंट ओजोर्स डेल सलादा। एंडीज पर्वत में ही एक और ऊंची चोटी स्थित है यहाँ पर, इसका नाम क्या है महोदय? इसका नाम है माउंट ओजोर्स डेल सलादा। माउंट ओजोर्स डेल सलादा। और ये जो माउंट ओजोर्स डेल सलादा है यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने बलित पर्वत बताया, और इस बलित पर्वत में ये ज्वालामुखी पर्वत कहाँ से आ गया? तो ये जो एंडीज पर्वतीय प्रदेश है, इस पर्वतीय प्रदेश में ढेर सारे ज्वालामुखी पर्वत भी स्थित हैं, है ना। और उन्हीं ज्वालामुखी पर्वतों में एक है माउंट ओजोर्स डेल सलादा। और माउंट ओजोर्स डेल सलादा एंडीज पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, लेकिन यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, यानी इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। ज्वालामुखी क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग एक अलग से टॉपिक में करेंगे। अभी यहाँ केवल इतना सीख लें कि एंडीज पर्वतीय प्रदेश में एक जो है एंडीज पर्वत में चोटी स्थित है माउंट ओजोर्स डेल सलादा, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट ओजोर्स डेल सलादा के अलावा और भी ज्वालामुखी पर्वत स्थित हैं यहाँ है इक्वाडोर, और इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका नाम है कोटापैक्सी। क्या नाम है महोदय? कोटापैक्सी। तो कोटापैक्सी यहाँ पर है, और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। और इक्वाडोर में ही एक और ज्वालामुखी पर्वत स्थित है कोटापैक्सी के अलावा, इसका नाम है चिम्बाराजो। क्या नाम है? चिम्बाराजो। ठीक है, तो कोटापैक्सी और चिम्बाराजो ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत हैं जो एंडीज पर्वतीय प्रदेश में इक्वाडोर में स्थित हैं। ठीक है, इसमें से ये जो कोटापैक्सी है यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5897 मीटर, है ना। तो ये प्रश्न यदि आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी में ऐसा ज्वालामुखी जिससे निरंतर उद्गार होता रहे। उद्गार होता रहे का मतलब उससे जलवाष्प, गैसें, विखंडित पदार्थ, मैग्मा आदि निरंतर निकलते रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी पर्वत को हम सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। फिर से सुने, ऐसे ज्वालामुखी पर्वत जिनसे निरंतर मैग्मा, जलवाष्प, विखंडित पदार्थ इत्यादि निकलते रहते हैं उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और ये जो कोटापैक्सी है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है
है ना, कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। किस पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है, एंडीज पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एंडीज पर्वत की जितनी भी विशेषताएं थी उन विशेषताओं को हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एमपीपीएससी ने कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा है कि एंडीज पर्वत कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है यह। लंबा पर्वत है, ऊंचा नहीं। लंबा मतलब इसकी धरातल पर काफी लंबाई है, ऊंचाई नहीं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, माउंट एवरेस्ट, है ना, वो हिमालय में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी। लेकिन यह सबसे लंबा है, तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। और किस प्रकार का पर्वत है, तो कहा बलित पर्वत है, या इसी को फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है, या इसी को मोड़दार पर्वत बोला जाता है। और इसका निर्माण कब हुआ, तो कहा इसका निर्माण तृतीय युग में हुआ। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखिएगा, विश्व के जितने भी बलित पर्वत हैं, ज्यादातर बलित पर्वतों का निर्माण, ज्यादातर का मतलब हम कह सकते हैं 99% बलित पर्वतों का निर्माण तृतीय युग में हुआ। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक लाइन ये अपने दिमाग में फीड कर लें कि विश्व के ज्यादातर बलित पर्वतों का निर्माण, ज्यादातर मतलब यहाँ पर 99% तक या उससे भी ज्यादा, 99% बलित पर्वतों का निर्माण तृतीय युग में ही हुआ है। और यह भी एक बलित पर्वत है, इसलिए इसका भी निर्माण कब हुआ, तृतीय युग में हुआ। ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट ओजोर्स डेल सलादा, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6962 मीटर। एटलस में इसकी ऊंचाई में कुछ गलत शायद लिखा है ना, उसमें जो है एटलस में आप देखेंगे, किसी एटलस में माउंट ओजोर्स डेल सलादा की ऊंचाई ज़्यादा लिख दी गई है, जबकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंकाकागुआ। सारी मैंने आपको बता दिया कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ओजोर्स डेल सलादा है, वो नहीं है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एंकाकागुआ, और इसकी ऊंचाई 6962 मीटर। और जो दूसरी ऊंची चोटी है वह है माउंट ओजोर्स डेल सलादा, यह भी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर ही स्थित है। इसी प्रकार से इसमें जो है, लेकिन ये जो माउंट ओजोर्स डेल सलादा है कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। इसी तरीके से इस एंडीज पर्वतीय प्रदेश में इक्वाडोर में जो है एक कोटापैक्सी और एक चिम्बाराजो ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। और कोटापैक्सी और चिम्बाराजो भी दोनों ज्वालामुखी पर्वत हैं। इसमें से कोटापैक्सी ज्वालामुखी पर्वत की एक हमने आपको विशेषता बताया कि यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो इतनी विशेषताओं को हम लोगों ने देखा। एंडीज पर्वत से एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और ये बहुत जानना आवश्यक होगा आपके लिए कि एंडीज पर्वत किन किन देशों में स्थित है, या एंडीज पर्वत का विस्तार किन किन देशों में है। तो अभी यदि आपने राजनीतिक मैप को ध्यान से देखा हो तो आप यह बता पाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी कि एंडीज पर्वत किन किन देशों में है, क्योंकि इसकी लोकेशन तो आपको मैप पर दिख ही रही है। और इसको बार बार देखेंगे तो और भी याद हो जाएगा, है ना, कि एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में है। और यदि आपको देश पता हो जाए कि इस पश्चिमी हिस्से में कौन कौन से देश हैं, तो आप अनुमान लगा के बता सकते हैं कि एंडीज पर्वत किन किन देशों में स्थित होगा। तो आइए देखें, एंडीज पर्वत जो है वेनेजुएला में स्थित है। यहाँ पर एक देश हमने बताया था, बड़ा सा एक देश है वेनेजुएला। तो एंडीज पर्वत का विस्तार इधर वेनेजुएला में है। इधर एक देश है कोलंबिया, तो एंडीज पर्वत कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पर एक देश है इक्वाडोर, तो एंडीज पर्वत इक्वाडोर में स्थित है ना। नाम भी लिख दें क्या, चले लिख देते हैं, वेनेजुएला में है। और फिर एंडीज पर्वत इधर कोलंबिया में भी स्थित है ना। और एंडीज पर्वत इधर एक देश है इक्वाडोर में भी एंडीज पर्वत का विस्तार है। ठीक है, और इधर एक बड़ा सा देश है, नाम है इसका महोदय क्या, पेरू। तो पेरू में भी एंडीज पर्वत स्थित है। यहीं पर एक देश है बोलीविया। कौन सा देश है, बोलीविया। तो बोलीविया में भी एंडीज पर्वत स्थित है ना। और इधर लंबाकार रूप में एक देश फैला हुआ है, इसका नाम क्या है, चिली। तो चिली में भी एंडीज पर्वत का विस्तार है, चिली में भी। और इधर भी एक पर्वत स्थित, इधर जो है अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना में भी एंडीज पर्वत का विस्तार है। तो इस प्रकार से एंडीज पर्वत जो है
इन इन देशों के मध्य स्थित है। किन किन देशों में है, फिर से एक बार देखें। वेनेजुएला में एंडीज पर्वत है, कोलंबिया में भी एंडीज पर्वत है, इक्वाडोर में भी एंडीज पर्वत है, इधर पेरू है, पेरू में भी एंडीज पर्वत है। आपको भूलता होगा बार बार कौन, बोलीविया। ध्यान दीजिएगा, बोलीविया में भी एंडीज पर्वत का विस्तार है ना। और बोलीविया में ही एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे एक पठार स्थित है, अभी उसकी चर्चा करेंगे। उसका नाम है बोलीविया का पठार। बोलीविया देश है और बोलीविया का एक पठार भी है। तो बोलीविया में एंडीज पर्वत है। और इधर लंबाकार रूप में एक देश फैला हुआ है, चिली। चिली में भी एंडीज पर्वत का विस्तार है। और इधर भी ये जो अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना के पश्चिमी हिस्से में भी एंडीज पर्वत का विस्तार है। तो इन इन देशों के मध्य एंडीज पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, तो एंडीज पर्वत के बारे में ये भी हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है एक देश, हमने बताया बोलीविया, ये लिखा हुआ है वाइट कलर से, बोलीविया है ना। और बोलीविया में एक पठार स्थित है एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे। इस पठार का नाम है बोलीविया का पठार। बोलीविया में एंडीज पर्वत के ढाल के सहारे एक पठार स्थित है, इस पठार का नाम है बोलीविया का पठार। ठीक है, तो आइए हम लोग बोलीविया पठार को पढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर हमने आपको बताया ये एंडीज पर्वत है ना, एंडीज पर्वत। और ये एंडीज पर्वत की देखें यहाँ पर इस मैप में आपको चौड़ाई यहाँ कुछ ज़्यादा समझ में आ रही होगी। और ये जो ज़्यादा चौड़ा वाला एरिया है, ये वास्तव में ये इधर पठारीय भाग है। तो बोलीविया में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे यहाँ पर एक पठार स्थित है यहाँ पर, और इस पठार का नाम है बोलीविया का पठार। और यह पठार एंडीज पर्वतीय प्रदेश का ही हिस्सा है। ये कौन सा पठार है, बोलीविया का पठार, या बोलीविया उच्च भूमि। ओके, बोलीविया का पठार, ये बोलीविया का पठार है। अब बोलीविया के पठारीय भाग में ही यहाँ पर बोलीविया की राजधानी स्थित है। बोलीविया की राजधानी कौन सी है, बोलीविया की राजधानी है लापाज। और ये जो लापाज है बोलीविया की राजधानी, इसकी एक विशेषता है। विशेषता क्या है, यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर कौन है, लापाज। और ये लापाज किसकी राजधानी है, बोलीविया की राजधानी है। ठीक है, और बोलीविया के पठारीय भाग में टिन के भंडार मौजूद हैं। बोलीविया के पठारी भाग से हमें क्या मिलता है, कहा यहाँ से हमें भारी मात्रा में टिन प्राप्त होता है। और बोलीविया के पठारीय भाग में ही यहाँ पर एक झील स्थित है, उस झील का नाम है टीटीकाका झील। कौन सी झील, बोलीविया के पठारीय भाग में पेरू और बोलीविया के मध्य एक झील स्थित है, उस झील का नाम है टीटीकाका झील। और टीटीकाका झील विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। टीटीकाका झील की क्या विशेषता है, यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। और इसी झील के तटीय भाग में जो बोलीविया की राजधानी है लापाज, वह स्थित है। ठीक है, तो इस पठार की काफ़ी विशेषताएं हैं और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, बोलीविया का पठार एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे बोलीविया में स्थित है, लेकिन इसका कुछ विस्तार पेरू में भी है ना। ज़्यादातर हिस्सा कहाँ है, बोलीविया में, लेकिन कुछ हिस्सा कहाँ पर है, पेरू में भी है। और बोलीविया के पठारीय भाग से हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से टिन प्राप्त होता है। और तीसरा प्रश्न यह है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है, तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है टीटीकाका झील। क्या नाम है इसका, टीटीकाका झील। और ये टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है,
कहा बोलीविया और पेरू के मध्य बोलीविया के पठारीय भाग में स्थित है। और यह झील, ये जो झील है इसकी विशेषता क्या है? यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, यानी इसका उपयोग जल परिवहन के रूप में किया जाता है, इसमें नौकाएं चलाई जाती हैं। तो यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। ठीक है। और इसी झील के तटीय भाग में बोलीविया की राजधानी ला पाज स्थित है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर के रूप में विख्यात है। तो ये हम लोगों ने बोलीविया के पठारी भाग को और एंडीज पर्वतीय प्रदेश को पढ़ा। तो दूसरा जो प्रदेश है या जो भू आकृतिक प्रदेश है या प्राकृतिक प्रदेश है, उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। आशा करते हैं कि ये सभी बातें आपको सही ढंग से समझ में आ रही होंगी। अब आइए हम लोग तीसरे भू आकृतिक प्रदेश की चर्चा करते हैं। जो तीसरा भू आकृतिक प्रदेश है उसको पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? पूर्वी उच्च भूमि, या इसी को बोला जाता है ब्राजीलियन उच्च भूमि, है ना, ब्राजीलियन उच्च भूमि। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में कुछ पठार स्थित हैं और उन पठारों को ही हम जो है पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। ये पठार जो हैं एक ही जगह पर नहीं है, ये पठार जो है बिखरे हुए हैं और इसके अंतर्गत मुख्यतः जो है ब्राज़ील का पठार आता है, इधर एक जो है गुयाना का पठार है या गयाना उच्च भूमि है वो आती है, और इधर एक पेंटागोनिया का पठार है वो आता है। तो आइए इनको हम लोग देखें। इधर ये जो है ये पूरा पोर्शन ये है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। ये कौन सा पोर्शन है? ये इधर जो है ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि वाला हिस्सा है। ये जो पूरा एरिया है ये है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। हमने बताया पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत यहाँ 3 पठार आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि पढ़ने को मिलेगा, और दूसरा इधर एक पठार स्थित है या उच्च भूमि स्थित है और इसका नाम है गयाना उच्च भूमि। क्या नाम है इसका? गयाना या गुयाना उच्च भूमि। तो इधर ये जो है ये एक पठारीय भाग है या उच्च भूमि है, इसका नाम है गयाना उच्च भूमि। और इधर एंडीज पर्वत हमने बताया था, और एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे अर्जेंटीना में यहाँ पर एक पठारीय भाग स्थित है, इसका नाम है पेंटागोनिया का पठार। इसका क्या नाम है? पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार। ओके, आइए अब हम लोग एक एक पठार की चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखें आप, तो यहाँ एक नदी आपको मिलेगी। आगे हम लोग नदियों की चर्चा करेंगे। ये जो नदी है इसका नाम है अमेजन नदी। कौन सी नदी है ये? इसको अलग कलर से हम बना दें तो ये आपको समझ में आए। ये है अमेजन नदी, ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी के दक्षिणी हिस्से में ब्राज़ील में एक पठार स्थित है। ये अमेजन नदी हुई, और अमेजन नदी के दक्षिण में ब्राज़ील में एक पठार स्थित है। इस पठार का नाम है ब्राज़ील का पठार। क्या नाम है इसका? ब्राज़ील का पठार, या इसको हम ब्राज़ीलियन उच्च भूमि भी कहते हैं, है ना। और ये जो ब्राज़ील का पठार है या ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, यह मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। लेकिन ब्राज़ील में कहाँ? तो ब्राज़ील के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में यह पठार स्थित है। ठीक है, तो ब्राज़ील के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में जो है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का विस्तार है। ओके, और ब्राज़ील के इस पठारीय भाग में, ब्राज़ील का ये जो पठारीय भाग है, इस पठारीय भाग में यहाँ पर जो है एक घास पाई जाती है, उस घास का नाम है कैंपोस। तो ब्राज़ील के पठारीय भाग में ही यहाँ पर एक कैंपोस नामक घास पाई जाती है, और यह जो कैंपोस घास है वो किस प्रकार की है?
घास, तो यह उष्णकटिबंधीय घास है ना। उष्णकटिबंधीय घास कैसे होगी, क्योंकि हमने आपको बताया था यहाँ से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा और यहाँ से होकर के गुजरती है मकर रेखा, और ब्राजील में यहीं पर पाई जाती है कैंपोस घास का मैदान। तो ये जो कैंपोस घास का मैदानी भाग है यह किस कटिबंध में आएगा, उष्णकटिबंध में आएगा, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का एरिया होता है वो उष्णकटिबंध कहलाता है। याद करें, हमने बताया था भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के उत्तर में हमने बताया था कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और दक्षिण में बताया था मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। और ये जो कर्क और मकर रेखा के बीच का एरिया है इसी को तो हम बोलते हैं उष्णकटिबंध, और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास का मैदान पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, है ना। तो ये जो ब्राजील है, ब्राजील में जो कैंपोस घास यहाँ पर पाई जा रही है वह किस प्रकार की घास होगी, उष्णकटिबंधीय घास होगी, ठीक है। ब्राजील का ये जो कैंपोस घास का मैदान वाला एरिया है, इस कैंपोस घास के मैदानी भाग में एक वनस्पति पाई जाती है, एरवा नामक एक वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और ये जो एरवा नामक वनस्पति है यह चाय की तरह एक पेय पदार्थ है ना। तो चाय की तरह पेय पदार्थ के रूप में एरवा वनस्पति का उपयोग किया जाता है, और ये एरवा वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, ब्राजील में कैंपोस घास के मैदानी भाग में पाई जाती है, ठीक है। ये जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है ये पूरा का पूरा, ये ब्राजीलियन उच्च भूमि खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध लोहे की खान जो है इतावीरा खान, विश्व प्रसिद्ध लोहे की खान जो है इतावीरा की खान, वह यहीं पर स्थित है ना। ब्राजील में यहाँ पर एक प्रांत है, उस प्रांत का नाम है मिनाइस गिराइस प्रांत, और मिनाइस गिराइस प्रांत में ही एक विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान स्थित है, इतावीरा खान, है ना, जहाँ से लौह अयस्क बड़े पैमाने पर प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है मैग्नीज आदि भी इस ब्राजील के पठारीय भाग से बड़े पैमाने पर प्राप्त होता है। तो ये पूरा का पूरा ये जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है यह खनिज संपदा की दृष्टि से भी अत्यंत संपन्न है। ब्राजील के इस पठारीय भाग में ही कहवा का प्रोडक्शन किया जाता है। ब्राजील का ये जो पठारीय भाग है, ब्राजील के पठारीय भाग में कहवा का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है। और आप जानते हैं कि ब्राजील को विश्व कहवा का घर कहते हैं, है ना, क्योंकि यह कहवा उत्पादन में या कॉफी उत्पादन में विश्व भर में प्रथम स्थान रखता है। ब्राजील में ही यहाँ पर एक मृदा पाई जाती है, उसका नाम है टेरा रोसा मृदा। कौन सी मृदा, टेरा रोसा मृदा। ब्राजील में टेरा रोसा मृदा पाई जाती है। इसका रंग देखें तो रंग में यह लाल रंग की होती है। कैसी होती है, लाल रंग की होती है। तो टेरा रोसा मृदा या जो लाल रंग वाली मृदा है, उस मृदा में यहाँ पर कहवा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो टेरा रोसा मृदा या लाल मृदा यहाँ कहवा की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और कहवा से संबंधित क्या क्या विशेषताएं हैं ब्राजील की, हम लोग चर्चा इसके जो है जब दक्षिण अमेरिका के कृषि की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर करेंगे। तो ये ब्राजीलियन उच्च भूमि की विशेषता थी। एक बार फिर से देखें, ये जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है या जो ब्राजील का पठार है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह पूरा का पूरा जो पठारीय भाग है वह खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है। और ये जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है, इस ब्राजीलियन उच्च भूमि में ही कैंपोस घास का मैदानी भाग पाया जाता है। और ये कैंपोस घास जो है कैसी घास है, उष्णकटिबंधीय घास है। ब्राजील के पठारीय भाग, ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में ही या ब्राजीलियन उच्च भूमि के दक्षिणी हिस्से में जो है कहवा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और ब्राजील को विश्व कहवा के घर के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ब्राजीलियन उच्च भूमि के पूर्वी हिस्से में यहाँ पर कपास की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा पठारी भाग है यह कहवा की खेती के लिए और जो है कपास की खेती के लिए विख्यात है। और यहाँ पर एक कैंपोस घास का मैदानी भाग भी स्थित है और इस कैंपोस घास के मैदानी भाग में एक विशेष प्रकार की वनस्पति एरवा पाई जाती है जो चाय की तरह पेय होती है। अब आइए हम लोग गयाना या गुयाना उच्च भूमि की चर्चा करते हैं। तो ये है गयाना उच्च भूमि। ये जो गयाना उच्च भूमि है, ये जो गयाना उच्च भूमि है
ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अमेजन नदी के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार यहाँ पर एक देश है वेनेजुएला, वेनेजुएला में भी है। इसका विस्तार जो है गयाना में भी है, और इसका जो विस्तार है वह फ्रेंच गयाना में भी है। तो फ्रेंच गयाना, गयाना और वेनेजुएला, इन देशों के मध्य गयाना उच्च भूमि का विस्तार है। गयाना उच्च भूमि की विशेषता क्या है? इस उच्च भूमि की विशेषता यह है कि इस उच्च भूमि से एक नदी प्रवाहित होती है, ओरिनेको, और ओरिनेको की एक सहायक नदी है, और वो जो सहायक नदी है उसका नाम है रियो कैरोनी, या इसको आप कैरोनी नदी भी बोलते हैं। तो रियो कैरोनी या कैरोनी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल्स जलप्रपात स्थित है ना। तो जो ओरिनेको की सहायक नदी है रियो कैरोनी नदी या कैरोनी नदी, वह ब्राजीलियन उच्च भूमि को काट करके यहाँ पर जो है विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात साल्टो एंजिल जलप्रपात का निर्माण करती है। साल्टो एंजिल जलप्रपात ये कहाँ पर है देश के रूप में देखें तो ये वेनेजुएला में है ना। वेनेजुएला में साल्टो एंजिल्स जलप्रपात है, और इसका निर्माण ओरिनेको की सहायक नदी रियो कैरोनी के द्वारा किया जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी पठारी भाग में वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, अब ये जो गयाना उच्च भूमि है, गयाना उच्च भूमि में एक घास का मैदान यहाँ पर विस्तृत है। इस घास के मैदानी भाग को हम लानोस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गयाना उच्च भूमि पर नहीं है, गयाना उच्च भूमि के इर्द गिर्द जो मैदानी भाग है, मैदान में एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। गयाना उच्च भूमि के इर्द गिर्द जो मैदानी भाग विस्तृत है, उस मैदानी भाग में एक लानोस नामक उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है। और लानोस घास जो है, यदि देश की चर्चा करें तो किस देश में? तो देश के रूप में यहाँ पर नाम आता है वेनेजुएला का। तो वेनेजुएला में जो है लानोस नामक उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है। ओके, अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं पेंटागोनिया के पठार की। ये जो पेंटागोनिया का पठार है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो है पूर्वी ढाल के सहारे अर्जेंटीना के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। तो अर्जेंटीना के दक्षिणी हिस्से में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे एक पठार स्थित है। इस पठार को हम पेंटागोनिया के पठार के नाम से जानते हैं। इस पेंटागोनिया के पठारी भाग में वर्षा बहुत कम होती है, और वर्षा कम होने के कारण इसको पेंटागोनिया का मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मरुस्थल। सामान्यतः जहाँ पर वर्षा औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, उसको हम मरुस्थल के रूप में परिभाषित करते हैं। और यहाँ पर जो वर्षा है वह काफ़ी कम होती है। काफ़ी कम वर्षा होने के कारण ये जो पेंटागोनिया का पठारीय भाग है, यह मरुस्थलीय क्षेत्र में धीरे धीरे तब्दील हो चुका है, और इसीलिए इसको पेंटागोनिया का मरुस्थल भी कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है ना। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अच्छा, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है पेंटागोनिया के पठार को। देखिए, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में, खनिजों का भंडार किस पठार को बोलते हैं? तो खनिजों का भंडार कहा जाता है पेंटागोनिया के पठार को। लेकिन केवल दक्षिण अमेरिका में ये जो पेंटागोनिया का पठारी या मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पर ढेर सारे खनिज पदार्थ मौजूद हैं, है ना, और इसीलिए इसको दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहते हैं। तो ये आप जो है याद रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पेंटागोनिया के पठार को कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के तीसरे भूआकृतिक प्रदेश जो है पूर्वी उच्च भूमि की चर्चा किया। अब आइए हम लोग चौथे भूआकृतिक प्रदेश मध्यवर्ती मैदान की चर्चा करते हैं। किसके? मध्यवर्ती मैदान की। ये जो मध्यवर्ती मैदान है, मध्यवर्ती मैदान, ये अभी हम लोगों ने जिन 3 भूआकृतिक प्रदेशों की चर्चा की, उन 3 भूआकृतिक प्रदेशों के मध्य में स्थित है। एक बार मैं पूरे भूआकृतिक प्रदेशों को मैप पर फिर से जो है बना देता हूँ, जिससे आप स्पष्ट रूप से ये समझ पाएं कि कौन सा भूआकृतिक प्रदेश कहाँ पर कैसे स्थित है। एक बार पूरे भूआकृतिक प्रदेशों को मैं दर्शा देता हूँ मैप पे, फिर जो है जो मैदानी भाग है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं।
चौथे भूआकृतिक प्रदेश की। ये हमने यहां पर आपको बताया था पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश। ये जो है ये पूरा का पूरा पर्वतीय प्रदेश है, पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश। ये पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश हो गया। फिर इधर मैंने आपको बताया था ये जो पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम में जो बचता है वह ये जो पश्चिम में जो है पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम में ये वाला जो पोर्शन है यह है पश्चिमी तटीय मैदान। ये एक सक्रिय पट्टी के रूप में एंडीज पर्वतीय प्रदेश के समानांतर है। इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ये पश्चिमी तटीय मैदान है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने पूर्वी उच्च भूमि को देखा था। पूर्वी उच्च भूमि इधर ये है, ये जो है ये पूरा एरिया ये पूर्वी उच्च भूमि का भाग है। पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत 3 उच्च भूमियां आती हैं। एक ब्राजीलियन उच्च भूमि, दूसरा बोले कौन सा, दूसरा गयाना या गुयाना उच्च भूमि है ना, और तीसरा पेंटागोनिया का पठार या पेंटागोनिया मरुस्थल है ना। ये जो है ये है गयाना उच्च भूमि, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये गयाना उच्च भूमि हो गई। और इधर एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे अर्जेंटीना के दक्षिणी हिस्से में यहाँ पर एक पठारीय भाग है, इसको हम पेंटागोनिया का पठार बोलते हैं। इन तीनों भूआकृतिक प्रदेशों के मध्य में जो एरिया है उसको हम बोलते हैं दक्षिण अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। तो दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान में इधर ये जो दिख रहा है ये पूरा प्लेन एरिया, ये पूरा प्लेन एरिया है, ये मैदानी भाग आता है। और इसके अलावा इधर एक देश है पराग्वे, और इधर एक बड़ा सा देश है अर्जेंटीना, और इधर एक छोटा सा देश है उरुग्वे। तो यहाँ पर भी एक मैदानी भाग स्थित है दक्षिण अमेरिका का ही। तो इन दोनों को, ये जो पूरा मैदानी भाग है जो इन तीनों भूआकृतिक प्रदेशों अर्थात पश्चिमी एंडीज पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी उच्च भूमि के मध्य स्थित है, इसको हम जो है दक्षिण अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान है, इस पूरे मैदानी भाग को नदी घाटियों के आधार पर, किसके आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर हम 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैदान वाला एरिया कौन है ये आप समझ चुके होंगे। ये जो पूरा एरिया है ये दक्षिण अमेरिका का मैदानी भाग है। इधर ये वाला भी जो एरिया है यह भी दक्षिण अमेरिका का क्या है, मैदानी भाग है। अब ये जो मैदानी भाग है इस पूरे मैदानी भाग का अध्ययन हम लोग नदी घाटियों के आधार पर इस पूरे मैदान को बांट करके करेंगे, है ना। तो नदी घाटियों के आधार पर दक्षिण अमेरिका के मैदानी भाग को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। एक है ओरिनेको का मैदान, इन सभी नदियों को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ओरिनेको का मैदान ये एक मैदानी भाग हुआ। दूसरा है अमेजन का मैदान, कौन सा मैदान है, अमेजन का मैदान। और तीसरा मैदानी भाग है उसको हम बोलते हैं लाप्लाटा का मैदान, लाप्लाटा का मैदान, या इसी को बोला जाता है पराना व पराग्वे का मैदान। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो मैदानी भाग है उसको नदी घाटियों के आधार पर हम 3 भागों में बांट करके इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ओरिनेको के मैदानी भाग की। ये जो ओरिनेको का मैदानी भाग है वह यह मैदानी भाग जो है ये जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है, इस ब्राजीलियन उच्च भूमि के इर्द गिर्द विस्तृत है। ब्राजीलियन उच्च भूमि के इर्द गिर्द का जो मैदानी भाग है उसी को हम लोग ओरिनेको का मैदान कहते हैं। कौन सा मैदान, ओरिनेको का मैदान। और इस मैदान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, इस मैदान का निर्माण एक नदी है, अभी आगे हम लोग नदी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है महोदय, इस नदी का नाम है ओरिनेको नदी। कौन सी नदी, ओरिनेको नदी। तो इस मैदान का निर्माण यानी यहाँ पर ये जो गयाना उच्च भूमि है, गयाना उच्च भूमि के इर्द गिर्द ये जो मैदान स्थित है यही मैदान तो ओरिनेको का मैदान है। और इसका निर्माण ओरिनेको और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से किया गया। इस
ओरिनेको के मैदानी भाग में हमने आपको बताया कि एक उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लानोस, और ये लानोस घास जो है बेसिकली वेनेजुएला में पाई जाती है। वेनेजुएला में जो मैदानी भाग है ओरिनेको का, वहाँ पर जो है हमें उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लानोस देखने को मिलता है। तो ओरिनेको के मैदानी भाग की केवल यही एक विशेषता है। और ओरिनेको का मैदानी भाग स्थित किस देश में है, तो इसका विस्तार जो है ज़्यादातर वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला के अलावा इधर ये जो ब्राज़ील का उत्तरी हिस्सा है, ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से में भी यह मैदानी भाग विस्तृत है। तो ये शायद क्लियर हो चुका होगा आपको। फिर से एक बार देखें, ओरिनेको का जो मैदान है यह मैदानी भाग वेनेजुएला और ब्राज़ील में गुयाना उच्च भूमि के इर्द गिर्द विस्तृत है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, कहा ओरिनेको नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ। ओरिनेको के मैदानी भाग में ही एक उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है वेनेजुएला में। उस घास का नाम क्या है, कहा उस घास का नाम है लानोस। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए दूसरे मैदानी भाग की चर्चा करते हैं। जो दूसरा मैदानी भाग है उसको हम बोलते हैं अमेजन का मैदान। कौन सा मैदान, अमेजन का मैदान। ये जो अमेजन नदी है, वो अमेजन नदी आपके मानचित्र पर ये रही, ये जो है ये अमेजन नदी है ना, ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी का प्रवाह कहाँ पर है, बेसिकली अमेजन नदी का प्रवाह जो है वह ब्राज़ील में है ना। तो अमेजन और उसकी सहायक नदियां, अमेजन की ढेर सारी सहायक नदियां हैं। तो अमेजन ये जैसे एक इधर से आ रही है अमेजन की सहायक नदी, इधर से भी आ रही है, इधर से भी एक अमेजन की सहायक नदी, ये इधर से भी एक अमेजन की सहायक नदी जा रही है, इधर से भी एक अमेजन की सहायक नदी जा रही है। तो अमेजन की ढेर सारी सहायक नदियाँ हैं, 1000 से भी ज़्यादा इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो सहायक नदियां हैं अमेजन और अमेजन की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से ब्राज़ील में जिस मैदान का निर्माण हुआ उस मैदान को ही हम जो है अमेजन का मैदान कहते हैं, है ना। और यह मैदानी भाग कहाँ पर है, ब्राज़ील देश में स्थित है। ब्राज़ील में अमेजन के मैदानी भाग में विषुवत रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं या विषुवत रेखीय वर्षा वन पाए जाते हैं, है ना। तो अमेजन का ये जो पूरा का पूरा ये मैदानी भाग है, ये पूरा का पूरा ये अमेजन का मैदानी भाग है। और अमेजन के इस मैदानी भाग में विषुवत रेखीय जो वर्षा वन पाए जाते हैं, उन वर्षा वनों को हम बोलते हैं महोदय सेलवाज। क्या बोलते हैं, उन वर्षा वनों को हम बोलते हैं सेलवाज। तो अमेजन बेसिन में, या अमेजन बेसिन ही बोले ज़्यादा ठीक रहेगा। अमेजन बेसिन में विषुवत रेखीय वर्षा वन पाए जाते हैं, और वो जो विषुवत रेखीय वर्षा वन हैं उसको हम बोलते हैं सेलवाज, या इसी को बोला जाता है सेलवास। तो सेलवाज या सिलवास क्या है, सेलवाज या सिलवास अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले विषुवत रेखीय वर्षा वन हैं, है ना। और इस विषुवत रेखीय वर्षा वन में एक जो है बालसा नामक लकड़ी पाई जाती है, और यह विश्व की सबसे हल्की लकड़ी के रूप में विख्यात है। बालसा का वृक्ष जो है, इससे जो लकड़ी मिलती है वह बहुत ही हल्की होती है। तो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी जो बालसा है वह इसी अमेजन बेसिन वाले क्षेत्र में जो विषुवत रेखीय वर्षा वन है उसमें पाया जाता है। तो ये एक इसकी विशेषता हुई। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं ला प्लाटा का मैदान। ला प्लाटा के मैदान का निर्माण जो है ओरिनेको नहीं, ला प्लाटा के मैदान का निर्माण जो है पराना और पराग्वे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ। पराना और पराग्वे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे नदियों की। तो ये सभी नदियां आपको मानचित्र पर बताई जाएंगी, है ना। यहाँ से एक नदी ऐसे आती है पराना नदी, और इधर से एक नदी आती है पराग्वे नदी। तो पराना, ये पराना नदी हो गई, और इधर से एक नदी आती है पराग्वे नदी। तो पराना और पराग्वे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से अर्जेंटीना, पराग्वे और इधर उरुग्वे में जो मैदानी भाग बना उस मैदान को ही हम ला प्लाटा का मैदान कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण पराना और पराग्वे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ, इसीलिए इसको हम पराना और पराग्वे का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, किन किन देशों में इसका विस्तार है, अर्जेंटीना में, इधर पराग्वे में और इधर उरुग्वे में। ये जो ला प्लाटा का मैदानी भाग है, इस ला प्लाटा के मैदान के उत्तरी हिस्से में यहाँ पर
लाप्लाटा के मैदान के उत्तरी हिस्से में अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में, और इधर एक देश है कौन, इधर एक देश है पराग्वे। तो यहाँ पर एक मैदान स्थित है, इस मैदान का नाम है ग्रान चाको का मैदान। ये जो ग्रान चाको का मैदान है यह लाप्लाटा के मैदान का ही हिस्सा है, और इस ग्रान चाको के मैदानी भाग का कुछ हिस्सा दलदली है ना, और जो हिस्सा दलदली नहीं है उस वाले हिस्से में ग्रान चाको के मैदानी भाग में कपास का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो जो ग्रान चाको का मैदान है, जो अर्जेंटीना और यहाँ पर कौन सा देश है, पराग्वे, जो अर्जेंटीना और पराग्वे देश के मध्य स्थित है, उसमें कपास का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है। अर्जेंटीना के मध्यवर्ती हिस्से में यहाँ पर जो है एक घास पाई जाती है, इसका नाम है पंपास। कौन सी घास, पंपास। तो अर्जेंटीना के इस लोकेशन पर यहाँ एक घास पाई जाती है, पंपास। और ये जो पंपास का मैदानी भाग है यह किस प्रकार का मैदान है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा मैदान है ये, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। हमने आपको बताया था यहाँ से होकर के गुजरती है कौन सी रेखा, मकर रेखा, और मकर रेखा के दक्षिण का जो पूरा हिस्सा है, कहाँ तक, मकर रेखा से लेकर के इधर आर्कटिक रेखा है ना, सॉरी इधर अंटार्कटिक रेखा आएगी। मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक रेखा तक के बीच का ये जो एरिया है यह कौन सा कटिबंध कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध। और इसी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अर्जेंटीना में यहाँ देखें लिखा भी है पंपास, यहाँ पर पंपास नामक घास पाई जाती है। तो ये जो पंपास घास है जो अर्जेंटीना में पाई जा रही है, किस प्रकार की घास होगी, शीतोष्ण घास होगी, क्योंकि यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए यह शीतोष्ण घास का मैदान होगा। और ये जो पंपास का मैदानी भाग है, जो शीतोष्ण घास का मैदानी भाग है, शीतोष्ण घास के मैदानी भाग किस फसल की खेती हेतु विख्यात होते हैं, गेहूं की खेती के लिए। जितने भी शीतोष्ण घास के मैदान होंगे उसमें गेहूं का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। तो यहाँ पर गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इस पंपास के मैदानी भाग में, यहीं पर पंपास के मैदानी भाग में पशुपालन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, पशुपालन, है ना। तो ये जो पंपास का मैदानी भाग है केवल गेहूं की खेती के लिए ही नहीं बल्कि पशुपालन के लिए भी विख्यात है। पशुपालन के लिए क्यों विख्यात है, क्योंकि पंपास के मैदानी भाग में ही यहाँ पर एक कृत्रिम घास का प्रोडक्शन किया जाता है, और उस कृत्रिम घास का नाम है अल्फा अल्फा। कौन सी घास है, अल्फा अल्फा, या इसी को अल्फाफा भी बोला जाता है। और पीएससी एमपीपीएससी में एक बार पूछा गया है अल्फाफा या अल्फा अल्फा क्या है, तो अल्फाफा या अल्फा अल्फा एक कृत्रिम घास है जिसका प्रोडक्शन पंपास के मैदानी भाग में किया जाता है ना। इस घास को खा करके पशु जल्दी ही हष्ट पुष्ट यानी मोटे तगड़े हो जाते हैं, इसीलिए यह क्षेत्र पशुपालन के लिए भी विख्यात है। ठीक है, तो पंपास का मैदानी भाग पशुपालन के लिए विख्यात है, और यहाँ पर गेहूं का भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये पंपास के मैदानी भाग की विशेषता हुई। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपने देखे 3 मैदानी भाग पढ़ा। एक बार मैं फिर से उसको दोहरा दूं जिससे ये आपको क्लियर हो जाए, यदि कोई संशय हो तो। पहले हम लोग इसमें रेखाओं को प्रदर्शित कर लेते हैं। यहाँ हमने आपको बताया था यहाँ से होकर के जाती है एक रेखा, उसका नाम है भूमध्य रेखा, है ना। यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है और यहाँ से होकर के जाती है मकर रेखा। ओके, और अब हम घास के मैदान को देखें तो घास के मैदानों में यहाँ पर एक घास पाई जाती है वेनेजुएला में, नाम है इसका लानोस। किस देश में पाई जाती है महोदय, वेनेजुएला में। मैदानी भाग की चर्चा करें तो यहाँ पर कौन सा मैदान था, ओरिनेको का मैदान, है ना। तो ओरिनेको के मैदानी भाग में लानोस घास पाई जाती है। लानोस घास कैसी घास है, उष्ण कटिबंधीय घास है। क्यों है,
क्योंकि यह घास का मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय घास का मैदानी भाग है। ठीक है। फिर यहाँ पर हमने आपको बताया था एक घास पाई जाती है कैंपोस ब्राजील में। तो कैंपोस भी किस प्रकार की घास होगी? कैंपोस भी एक उष्णकटिबंधीय घास होगी। कहाँ पर पाई जाती है? ब्राजील में। यहाँ पर हमने आपको बताया पंपास घास पाई जाती है। पंपास, अच्छा ये कैंपोस कैसी घास है? यह भी उष्णकटिबंधीय घास है ना। और यहाँ पर है पंपास। पंपास ये जो घास का मैदानी भाग है किस देश में है? अर्जेंटीना में। और यह किस प्रकार की घास होगी या किस प्रकार के घास का मैदान होगा? कहा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, ये शीतोष्णकटिबंधीय होगा क्योंकि ये शीतोष्णकटिबंध में स्थित है। मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक रेखा तक के बीच का जो एरिया है वह शीतोष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 घास के मैदान की चर्चा किया, लानोस घास, कैंपोस घास और पंपास घास। यहाँ से भी प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। एक और शब्द हमने इस्तेमाल किया था या प्रयोग किया था, क्या है? एक हमने शब्द आपको बताया सिलवाज या सिलवास। ये सिलवाज या सिलवास क्या है? सिलवाज या सिलवास ये विषुवत रेखीय वर्षा वन है ना। और ये विषुवत रेखीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ये अमेजन के मैदानी भाग में या अमेजन बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये घास का मैदान नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह विषुवत रेखीय वर्षा वन है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जनरल इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोगों ने उसकी धरातलीय विशेषताओं को पढ़ा। आशा करते हैं ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आज की चर्चा यहीं तक, धन्यवाद।